हेलो एवरीवन, आज हम आपकी फ़िज़िकल केमिस्ट्री शुरू करते हैं और फिज़िकल केमिस्ट्री का सेक्शन ए है आपका सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट आपका इसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है कि नीड फॉर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आपने पिछले से हमें फर्स्ट लॉ पढ़ा था, तो अब ये बोल रहा है कि जब फर्स्ट लॉ था थर्मोडायनेमिक्स का तो सेकंड लॉ की क्यों ज़रूरत पड़ी। तो जो फर्स्ट लॉ था आपका थर्मोडायनेमिक का, वो मेयरली था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मतलब वो सिर्फ ये बोलता था कि एनर्जी है वो कंजर्व होती है अपनी, ठीक है। और कुछ ऐसे फिनोमिना नेचर में ओकर होते हैं जिनको कौन एक्सप्लेन नहीं कर पाता फर्स्ट लॉ, तो इन लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए क्या है आपका सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ की फर्स्ट लिमिटेशन क्या थी आपकी कि फर्स्ट लॉ है डजंट पुट रिस्ट्रिक्शन ऑन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। अकॉर्डिंग टू दिस रिस्ट्रिक्ट लिमिटेशन कि जो आपका फर्स्ट लॉ होता है वो रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाता कि आपकी जो हीट है वो किस डायरेक्शन में फ्लो होगी। मतलब क्या है कि ये फर्स्ट लॉ क्या कहता है, हीट एब्जॉर्ब और वर्क के बीच में उसने रिलेशन निकाली थी, ठीक है। फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, इट इज़ पॉसिबल टू हीट वाटर, कि हम वाटर को हीट कर सकते हैं आइस की हेल्प से बिना कोई एक्सटर्नल एफर्ट दिए। लेकिन आप जानते हो आइस से आप वाटर को हीट नहीं कर सकते, तो ये पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली। सेकेंड लिमिटेशन थी उसकी नो क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी ऑफ प्रोसेस, यानी सबसे पहले कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती क्या है। देखो, वो प्रोसेस जो नेचर में अपने आप ओकर होती है उनको क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। जैसे झरने से पानी का नीचे गिरना या फिर आपका मतलब वेपराइज होना वाटर अपने आप, तो उसको क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ क्या था आपका कि जो किसी भी सिस्टम का अगर हीट कंटेंट यानी हीट है एनर्जी है वो डिक्रीज हो जाए तो वो क्या होएगा, स्पॉन्टेनियस होएगा। अब एक एग्जांपल हो कि अकॉर्डिंग टू दिस क्या हुआ कि कोई भी सिस्टम है जिसमें हीट निकली है, यानी आपका एक सिस्टम था उसने हीट निकाल दी तो उसका हीट कंटेंट क्या हो गया, डिक्रीज, तो वो क्या होगी, स्पॉन्टेनियस। लेकिन कोई ऐसी प्रोसेस है जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही है, यानी सिस्टम हीट ले रहा है तो सिस्टम का हीट कंटेंट क्या करेगा, इंक्रीज, तो वो प्रोसेस क्या होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो जैसे इसको एक एग्जांपल से समझो कि आपने वाटर लिया है, ठीक है, लिक्विड था, उसको हीट कर वाटर को हीट कर दिया। अब वाटर ने हीट एब्जॉर्ब की, मतलब इसकी हीट क्या हुई, हीट कंटेंट बढ़ा ना, इंक्रीज हुआ, और ये किस में कन्वर्ट हो गया, गैस में। और ये प्रोसेस क्या होती है अपनी, होती है, आप देखते ही हो, पानी गर्म होता है ना जब हम उसको हीट करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऐसा होना नहीं चाहिए था, ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन ये प्रोसेस होती है। तो ये इसकी सेकंड लिमिटेशन थी। थर्ड लिमिटेशन क्या है कि फर्स्ट लॉ ने बताया था कि आप हीट को किस में कन्वर्ट कर सकते हो, वर्क के अंदर। यानी फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग आप 100% जितनी आपने हीट दी है उसको किस में कन्वर्ट कर सकते हो, वर्क के अंदर। उसकी इक्वेशन क्या थी आपकी, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। हेयर क्यू है वो आपकी हीट है, डब्ल्यू आपका वर्क डन है, और डेल्टा यू है आपका चेंज इन इंटरनल एनर्जी। लेकिन अब आप जानते हो कि 100% हीट को हम वर्क में नहीं एब्जॉर्ब कन्वर्ट कर सकते, क्योंकि कुछ ना कुछ हीट है अपनी वो सराउंडिंग को लॉस्ट होती है। यानी जब आप कोई भी काम करते हो तो जितनी आपने एनर्जी, आपके अंदर एनर्जी है वो पूरी आप उस काम में नहीं कन्वर्ट कर सकते ना, कुछ एनर्जी ऐसे वेस्ट होती है। तो यही इसकी 3 मेन लिमिटेशन थी आपके फर्स्ट लॉ की। नेक्स्ट टॉपिक है आपका साइक्लिक प्रोसेस। तो साइक्लिक प्रोसेस क्या होती है, जैसे इसके नाम से पता चल रहा है ये एक प्रोसेस होती है जिसमें एक सिस्टम आपका वो अंडरगो करता है बहुत सारे चेंजेस, ठीक है। आपका कोई सिस्टम था, वो मान लिया, इसे समझो कि ये एक पॉइंट पे आपका कोई सिस्टम है, ठीक है। वो यहाँ से उसने कुछ ना कुछ काम करना शुरू किया, यहाँ पे आ गया बी पे, फिर उसने कुछ ना कुछ काम किया, वो वापस किस पे आ गया, ए पे। यानी वो ए से शुरू किया, वर्क किया, वापस कहाँ आ गया, ए पे। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हो आप, साइक्लिक प्रोसेस। जिसमें क्या होता है, आपकी इनिशियल स्टेट है वो किसके इक्वल होती है, फाइनल स्टेट के इक्वल होती है। और सिंस ये यहाँ पे इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है, तो आपका जो स्टेट फंक्शन होते हैं, स्टेट फंक्शन जानते हो ना, इंटरनल एनर्जी हुआ, एंट्रोपी हुआ, गिब्स फ्री एनर्जी हुई, जो ओनली आपकी इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करते हैं, उनको क्या बोलते हैं आप, स्टेट फंक्शन। तो स्टेट फंक्शन में कोई चेंज अगर आपको देखना है साइक्लिक प्रोसेस में, तो वो क्या होगा, ज़ीरो। ऐसा क्यों, क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस में आपकी इनिशियल और फाइनल स्टेट एक ही होती है, वो चेंज नहीं होती, ठीक है। ये आपकी साइक्लिक स्टेट थी। नेक्स्ट है आपका
इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, कार्नोट साइकिल 12th से पढ़ते आ रहे हो। इसको किसने दिया था? सेडी कार्नोट ने इसको डिस्कवर किया था। उसने ऑब्जर्व किया था कि हम मैक्सिमम कन्वर्ट कर सकते हैं हीट को वर्क के अंदर ओनली रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस के अंदर, ठीक है। तो जो उन्होंने रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस बनाई या साइकिल बनाया, उसको उन्होंने क्या नाम दिया? कार्नोट साइकिल। और जो इंजन है या मशीन है इस साइकिल पे ऑपरेट होता है, उसको क्या बोला? कार्नोट इंजन। तो कार्नोट इंजन की आपकी मेन जो बातें हैं वो क्या है? फर्स्ट उसमें सिस्टम, उसने क्या सिस्टम लिया था? उसने लिया था 1 मोल ऑफ आइडियल गैस फिल की थी एक सिलेंडर के अंदर, जिसकी जो वॉल थी, मान लिया ये सिलेंडर है, सिलेंडर की साइड की वॉल है, नीचे बेस है। जो ये वॉल थी वो क्या थी आपकी? इंसुलेटेड। बेस था वो आपका कंडक्टिंग था, और एक पिस्टन लगा हुआ था जो कि फ्रिक्शनलेसली मूव कर सकता था ऊपर और नीचे, ठीक है। फिर उसमें लिया हुआ था आपका सोर्स जो टेम्परेचर T2 पे था, और सिंक जो टेम्परेचर T1 पे था। और सिंस सोर्स ज़्यादा टेम्परेचर पे होता है तो आपका T2 है वो ग्रेटर है T1 से। और जो सिस्टम ने हीट एब्जॉर्ब की थी सोर्स से वो Q2 थी, और जो हीट रिजेक्ट की थी वो Q1 थी, ठीक है। तो इसमें 4 मेन प्रोसेस होती है आपके कार्नोट साइकिल में, आप जानते ही होंगे वैसे इसको। तो फर्स्ट प्रोसेस होती है आपकी आइसोथर्मल एक्सपेंशन। जैसे ही नाम से पता चल रहा है आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा। तो एक्सपेंशन मतलब गैस क्या करेगी? एक्सपेंड करेगी, ठीक है। मान लें इनिशियल वॉल्यूम V1 थी, आपने उसको सोर्स पे रखा, आपकी जो सिस्टम का कंटेनर था, तो पहले वॉल्यूम V1 पे थी। जैसे ही गैस ने एक्सपेंड किया वो वॉल्यूम क्या होगी? फाइनली V2, ठीक है। पिस्टन है आपका, यहाँ से यहाँ तक मूव कर गया तो गैस क्या हो गई आपकी? एक्सपेंड। सोर्स था उसका टेम्परेचर T2 पे था, और गैस को एक्सपेंड होने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी की तो नीड थी ना। वो एनर्जी कहाँ से आई? आपकी सोर्स से आई, और उसको एब्जॉर्ब करके जो हीट एब्जॉर्ब की वो क्या थी? आपकी Q2, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है आपका? और जो फर्स्ट प्रोसेस में आपका जो वर्क डन हुआ उसको क्या बोला? W1। सिंस यहाँ पे सिस्टम काम कर रहा है, मतलब गैस है वो अपने आप एक्सपेंड हो रही है, तो जो ये वर्क डन आएगा W1 वो आपका क्या आएगा? नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे अपना सिस्टम काम कर रहा है, ठीक है। सेकेंड प्रोसेस है आपकी एडियाबैटिक एक्सपेंशन। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होती है? यहाँ पे हीट का कोई चेंज नहीं होता, यानी डेल्टा Q आपकी ज़ीरो रहेगी, ना तो हीट सिस्टम लेगा ना हीट सिस्टम देगा। लेकिन आपकी गैस को एक्सपेंड करना है, तो गैस एक्सपेंड किसके बेस पे करेगी? क्योंकि एक्सपेंड करने के लिए एनर्जी चाहिए ना, तो जो उसकी इंटरनल एनर्जी है ना उसको यूज़ करके क्या करेगी? वो एक्सपेंड। अगर वो एक्सपेंड करेगी तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा? डिक्रीज। टेम्परेचर क्या होगा? पहले T2 था, अब क्या हो गया इसका? T1। और वॉल्यूम पहले V2 थी, उससे एक्सपेंड होके क्या हो गई? V3, ठीक है। फोर्थ प्रोसेस में आपका क्या होता है? थर्ड प्रोसेस में क्या है? आइसोथर्मल कंप्रेशन। इसमें क्या होता है? आप सिस्टम के ऊपर काम करोगे, यानी पिस्टन को प्रेस करोगे बाहर से एक्सटर्नली प्रेशर लगा के, और उसकी वॉल्यूम को क्या करोगे? कम। वॉल्यूम चेंज होगी आपकी V3 से V4 पे, ठीक है। सिंस ये आइसोथर्मल है तो यहाँ टेम्परेचर T1 था, तो यहाँ भी क्या रहेगा? टेम्परेचर T1 रहेगा। अब सिस्टम गैस को आपने बाहर से कंप्रेस किया है, तो जो सिस्टम आपकी वो हीट देगा सिंक को, क्योंकि इसका जो बेस था वो कंडक्टिंग था, तो जो हीट दी है सिंक को वो क्या है? Q1, ठीक है। और जो काम हुआ है सिस्टम पे उसको किससे डिनोट किया है? W3 से, और ये पॉजिटिव होगा क्योंकि अब काम किस पे हो रहा है? सिस्टम के ऊपर। फोर्थ एंड लास्ट प्रोसेस है आपकी एडियाबैटिक कंप्रेशन। इसमें भी क्या होता है? अब हीट चेंज नहीं होती इसमें, फिर से हमें कंप्रेस करना है पिस्टन को, तो अब क्या होता है? टेम्परेचर T1 से किस में चेंज हो जाता है? T2 के अंदर, ठीक है। क्योंकि ये आइसोथर्मल स्टेप नहीं है, इसमें हीट चेंज नहीं होगी, इसमें टेम्परेचर चेंज होगा, क्योंकि गैस को कंप्रेस किया है तो उसके मॉलिक्यूल आसपास आए हैं, वहाँ पे फोर्स ऑफ इंटरेक्शन इंक्रीज हुआ है, तो सिस्टम की हीट इंक्रीज हुई है। तो इन्हीं चार प्रोसेस को आपका इस डायग्राम की हेल्प से दिखा रखा है, जिसको आप कार्नोट साइकिल भी बोलते हो। इन्हीं 4 प्रोसेस को इस कार्नोट साइकिल की हेल्प से दिखा रखा है। ये आपकी फर्स्ट प्रोसेस है, ये आपकी सेकंड प्रोसेस, ये थर्ड और ये फोर्थ। ये ओवरऑल की आपकी एक रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस है, ठीक है। अब इसमें जो वर्क डन हुआ है उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। तो आपका फर्स्ट आई प्रोसेस, तो आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन में आपकी वॉल्यूम क्या चेंज हुई थी? V1 से V2, टेम्परेचर क्या था? T2, और हीट कितनी ली थी सोर्स से? Q2।
तो सिंस इसमें अपना क्या था, एक्सपेंशन हो रहा है, सिस्टम काम कर रहा है, तो वर्क डन क्या आपका नेगेटिव, वो वर्क डन क्या होता है रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए आप पिछले सेम में पढ़ चुके हो, वो क्या होएगा आर, जिस टेम्परेचर पे आप काम कर रहे हो वो नेचुरल लॉगरिथम फाइनल वॉल्यूम ओवर इनिशियल वॉल्यूम। ठीक है, अब हीट चेंज निकालनी है आपने, तो आप फर्स्ट लॉ जानते हो, वो क्या होता है डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। सिंस साइक्लिक प्रोसेस है तो यू डेल्टा यू ज़ीरो हो जाएगा, क्यू क्या है यहाँ पे आपका Q2 और वर्क क्या है आपका W1, तो यहाँ से क्या आ गया आपका Q2 इक्वल टू माइनस ऑफ W1, है ना, ये आ गया आपका। तो इसको पुट कर सकते हो आप यहाँ पे, तो जो इक्वेशन 1 को, तो आपकी हीट है जो एब्जॉर्ब हुई है सोर्स से वो आपकी ये आ गई। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या था अपना, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। तो फिर वही वॉल्यूम क्या हुई थी, V2 से V3 चेंज हुआ था, टेम्परेचर T2 से T1 चेंज हुआ था, वर्क डन क्या आया W2, ये भी नेगेटिव है क्योंकि इसमें सिस्टम काम कर रहा है। और एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए वर्क डन हम ऐसे निकालते हैं, CV क्या आपकी हीट कैपेसिटी है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, T1 क्या है फाइनल टेम्परेचर, T2 क्या आपका इनिशियल टेम्परेचर। थर्ड स्टेप क्या था आपका आइसोथर्मल कंप्रेशन। यहाँ वॉल्यूम क्या हो गई थी V3 से V4, टेम्परेचर क्या रहा T1 क्योंकि कांस्टेंट था इस प्रोसेस में। वर्क डन यहाँ पे देखो पॉजिटिव है क्योंकि सिस्टम के ऊपर काम हुआ था, सेम फॉर्मूला आपने लगाना है जिस टेम्परेचर पे आप काम कर रहे हो वो, और फाइनल वॉल्यूम ओवर इनिशियल वॉल्यूम। ठीक है, हीट रिजेक्टेड निकालोगे सेम वही फर्स्ट लॉ से लगा के, तो ये आपकी हीट रिजेक्टेड आ गई। नेक्स्ट है आपकी एडियाबैटिक कंप्रेशन। इस प्रोसेस में आपका क्या है, वॉल्यूम V4 से V1 हुई है, टेम्परेचर T1 से T2 हुआ है, और वर्क डन आप सेम वही फॉर्मूला लगा के निकालोगे। ठीक है, अब बात आती है आपकी टोटल वर्क की। टोटल वर्क यानी जो इन चारों प्रोसेस में आपका वर्क हुआ है उसको W से रिप्रेजेंट किया है, और वो किसके इक्वल है, जो आपने 4 काम किए हैं उनके सम के इक्वल। सबको लिखो, देखो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगी, और आपका वर्क है वो किसके इक्वल आएगा, इसके इक्वल। ठीक है, अब नेट हीट एब्जॉर्ब निकालनी है, यानी पूरी जो आपके सिस्टम ने हीट एब्जॉर्ब की है तो वो किसकी होगी, उसको क्यू से डिनोट किया, तो वो एब्जॉर्ब निकालने हैं तो क्या होगी, हीट एब्जॉर्ब जितनी एब्जॉर्ब की है माइनस हीट रिजेक्टेड, जो हीट सिस्टम ने रिजेक्ट की है वो। तो हीट एब्जॉर्ब कितनी की थी Q2, निकाली कितनी थी Q1, दोनों की वैल्यू पुट करो तो आपकी नेट हीट एब्जॉर्ब्ड है जो वो निकल आएगी, उसकी वैल्यू है ये। ठीक है, अब इन टर्म को इक्वेट करने के लिए, इस वाली टर्म को इक्वेट करने के लिए हमने यूज़ करना है एडियाबैटिक वाली प्रोसेस को। अब एडियाबैटिक वाली प्रोसेस में आप जानते हो जो ये पॉइंट थे ये आपकी लाइन BC पे प्रेजेंट थे, जो ये पॉइंट है ये आपके कर्व AD पे प्रेजेंट थे, और ये कर्व कैसे थे एडियाबैटिक। और एडियाबैटिक प्रोसेस में हम कौन सा इक्वेशन लगा सकते हैं, पॉइजन इक्वेशन, जो आपकी क्या बोल रही है TV की पावर गामा -1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट को इस इक्वेशन में पुट करते हैं, फिर इन दोनों पॉइंट को इस इक्वेशन में पुट करते हैं, तो आपके पास ये इक्वेशन बनती है। पुट करने के बाद फिर आपको करना क्या है, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो। दोनों इक्वेशन को डिवाइड करोगे तो T2 से T2 कैंसिल, T1 से T1 कैंसिल, बचेगा क्या आपका V2 ओवर V1 की पावर गामा -1, V3 ओवर V4 की पावर गामा -1। पावर सेम है तो ये क्या हो जाएगी, दोनों साइड कैंसिल, और आपका क्या बचेगा ये टर्म। इसको क्या कर सकते हो आप रीअरेंज करके, V1 बाई V2 क्या आ गई आपकी इक्वल टू V4 बाई V3। इस इक्वेशन को आपको पुट करना है आपका जो टोटल वर्क डन निकाला था उस वाली इक्वेशन में, तो इससे आपका टोटल वर्क डन क्या आ गया, ये W इक्वल टू R इन लॉग V2 बाई V1 इंटू T2 माइनस T1। ये आपका टोटल वर्क डन है जो आपका इंजन है कार्नोट इंजन वो देगा। ठीक है, अभी इसमें आता है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इफ़िशेंसी ऑफ कार्नोट साइकिल। इफ़िशेंसी निकालने का आपका फॉर्मूला क्या है, इसको ईटा से डिनोट करते हैं। तो इफ़िशेंसी कैसे निकालोगे, जो टोटल वर्क डन आपने किया है डिवाइड बाय जितनी हीट आपने एब्जॉर्ब की है सिस्टम ने। ठीक है, यानी वर्क डन टोटल कितना हुआ W, हीट कितनी एब्जॉर्ब हुई Q2। तो दोनों की वैल्यू हम पुट करेंगे पीछे वाली इक्वेशन से, तो आपका जो इफ़िशेंसी है वो क्या आई, इफ़िशेंसी आई आपकी ईटा इक्वल टू T2 माइनस T1 ओवर T2, जहाँ T2 आपका सोर्स का टेम्परेचर है, T1 आपका सिंक का टेम्परेचर है। ठीक है, तो नेक्स्ट है कि आपकी जो इफ़िशेंसी आई है इससे आपने क्या क्या पॉइंट पता चला,
तो फर्स्ट है कि जो आपकी एफिशिएंसी आई है वो डिपेंड करती है ओनली टेम्परेचर ऑफ सोर्स एंड सिंक, क्योंकि आपकी ईटा है वो क्या आई है आपकी T2 माइनस T1 ओवर T2, यानी ये ओनली टेम्परेचर पर डिपेंड करती है आपकी, किस किस का टेम्परेचर, सोर्स एंड सिंक। सेकंड क्या है, ये नेचर के इंडिपेंडेंट है कि आपने कौन सी गैस यूज़ कर रखी है वर्किंग सब्सटेंस में, ठीक है। एफिशिएंसी आपकी ज़्यादा कब हो सकती है, जब T2 है आपका वो ज़्यादा हो किससे, T1 से। जितना ज़्यादा T2 और T1 में डिफरेंस होगा उतनी ही ज़्यादा आपकी एफिशिएंसी आएगी ना, क्योंकि ये इसके डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फिर ये है कि जो आपकी एफिशिएंसी है वो कभी भी 1 नहीं हो सकती, क्योंकि अगर एफिशिएंसी आपको 1 करनी है यानी ईटा है वो 1 कब होगा, जब आपका T1 है वो 0 हो। T1 को 0 पुट करोगे तो आपका क्या बचेगा, T2 ओवर T2, तो क्या हो गया 1, राइट। लेकिन 0 केल्विन टेम्परेचर अभी तक नहीं अटेन हुआ है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि आपकी एफिशिएंसी 1 हो। एफिशिएंसी 1 होने का मतलब क्या है कि जितनी आपके सिस्टम ने हीट एब्जॉर्ब की, सारी की सारी हीट को किस में कन्वर्ट कर दिया, उसको वर्क ने, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। फिर आती है आपकी कार्नोट थ्योरम। ये क्या होती है कि ये क्या बोलती है कि ऑल रिवर्सिबल हीट इंजन वर्क, यानी ये कहती है कि चाहे कितने भी रिवर्सिबल हीट इंजन हो आपके पास, अगर वो सारे इंजन एक ही टेम्परेचर डिफरेंस पे, यानी उन सभी इंजन में T2 माइनस T1 है या T2 या T1 है, सेम है, तो चाहे उनमें कोई सी भी गैस यूज़ करके हो उनकी इफ़िशेंसी है वो सेम आएगी। और जो आपका रिवर्सिबल हीट इंजन होता है उसकी इफ़िशेंसी मैक्सिमम होती है आपकी इरिवर्सिबल के कंपैरिजन में। ये कौन बोलता है, आपका कार्नोट थ्योरम, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका कि आपको इफ़िशेंसी के लिए एक अलग फॉर्मूला देखते हैं कि नेट हीट आपने जो एब्जॉर्ब की थी वो किसके इक्वल होती है, नेटवर्क डन के, फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग, है ना। तो नेट हीट एब्जॉर्ब हमने पीछे निकाली थी वो क्या थी, Q2 माइनस Q1, और नेटवर्क डन क्या था आपका W। तो जो ये वैल्यू है इसको आप इस वाली इक्वेशन में पुट करो, इक्वेशन क्या थी आपकी इफ़िशेंसी की, W ओवर Q2, तो ये W की वैल्यू है जो इसमें पुट करो आप, तो आपका ये क्या आ गया, ईटा इक्वल टू Q2 माइनस Q1, है ना, ओवर Q2। तो ओवरऑल आप क्या लिख सकते हो कि इफ़िशेंसी हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये 3 साइंटिस्ट थे, केल्विन प्लैंक एंड क्लोजियस। इन्होंने अलग अलग अपनी डेफिनेशन दी थी सेकेंड लॉ की, वो आप बुक से देख लेना, बहुत इजी है, आराम से हो जाएगी। नेक्स्ट आता है आप, आई होप आपको समझ आया होगा। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।